जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चनों को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। ये आपका घटना चक्र का 2026 एडिशन है, जिसको हम लोग सॉल्व करके लास्ट वीडियो तक आ गए हैं। अगर यदि आप लोग इस वीडियो को खाली देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो सब भी देख लीजिए भाई, क्योंकि पूरा प्राचीन काल का इतिहास जो है लगभग वही कितना है 25-26 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और कंप्लीट एनालाइज किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन के साथ ही। समझ में आ गया? तो पहले जाके सब चीज़ देख लीजिए भाई, क्योंकि प्राचीन काल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर यदि आएगा तो। हालांकि आजकल तो डिफिकल्ट लेवल इतना बढ़ गया है, इतना कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कुछ भी। इस बार 2026 में जो क्वेश्चन पूछ रहा था यूपीएससी भाई, कुछ भी क्वेश्चन, मतलब तुम पीटी ले रहा है बच्चों को, मतलब क्या बनाने खोज रहा है बताओ। गजब अजीब सा क्वेश्चन बना रहा था इस बार बनाया था। चलो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, बाकी वो सब बातें तो होती रहेगी। क्वेश्चन जिसको जो पूछना रहेगा पूछेगा ही, क्योंकि आजकल पेपर भी बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर भी कटअप 92। इस बार यूपीएससी के जो मतलब कटअप निकला है उसमें शायद 99% का कटअप गया था। हद है मतलब। चलो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान का के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब किसको कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान? तो पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को। किसको? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। अजमेर का शासक हो जाता है पृथ्वीराज तृतीय। कहाँ का शासक? अजमेर का शासक हो जाता है, जो लगभग 1177 से 1192 तक रहा था। पृथ्वीराज चौहान के नाम से इसको जाना जाता है। तृतीय ही चौहान है जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरिया को जो है मतलब पराजित किया था, मार नहीं डाला था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1 साल बाद ही, जिसमें जो है हमारे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये है कि तराइन का तृतीय युद्ध जो है किसके किसी के बीच लड़ा गया, इसको कमेंट में फेंक के मारिए तो बाबू फटाफट। चलो अगला देखो। अगला है अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसने साम्राज्य में मतलब उसे जो आपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है भाई? विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के पराक्रमी चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। उसने तोमरों से दिल्ली पर जो है विजय प्राप्त की। इसने परम भट्टाकर, परमेश्वर और महाराजधिराज जैसी उपाधियां जो है धारण की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेखक। ताम्रपत्र लेखक जो है दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। देखो ताम्रपत्र काल जो है के लेखक दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क, मतलब ये जो बिहार के राजा है ना, ये किससे संबंधित थे? तो ये थे जावा सुमात्रा थे। किसे? जावा और सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतुनुआयु था। उसने जावा के शैलेंद्र, क्या नाम है इसको थोड़ा सा फ्रेश से पढ़ लेते हैं, शैलेंद्र वंशी। क्या नाम है? शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्रदेव के अनुरोध पर जो है उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए जो है 5 गांव जो है क्या किया था ना, दान में दिया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा रख रखाव हेतु जो है दूत देवपाल को जो है 5 गांव दान में दिया था। तो अभी देखे ना भाई, क्या नाम था? बालपुत्र। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में ही यहाँ पे दिया है। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया और उसके रख रखाव के लिए क्या किया था? अपने दूत देवपाल से जो है 5 गांव दान के लिए प्रार्थना किया था। अगला क्वेश्चन है गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने
धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतुनुआई, उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार जो बनाया था। कहाँ पे? कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था, हमीर महाकाव्य में जो है चौहान को बताया गया था सूर्यवंशी, बताया गया था कि इन लोग जो है ये सूर्यवंशी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो है चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह उदल संबंधित है, तो ये महोबा से संबंधित हो जाता है। अल्लाह उदल संबंधित किससे हो जाता है? तो महोबा से। ऑप्शन नंबर सी। देखो, अल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। चंदेल शासक परमादिदेव यानी परमल, जो 1165 से लेके 1203 ईस्वी तक का सेनानायक था, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से डटकर सामना करने के बाद जो है वीरगति को प्राप्त हो गया था। चंदेलों एवं चौहानों के इन संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के अहला खंड से प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अहला खंड। अहला खंड के लेखक कौन है? तो अभी हम लोग देखें जगनिक है। कौन हो जाते हैं? अहला खंड के लेखक जगनिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है भाई? चंद्रवरदाई। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथोरा, इसी को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है और राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथोरा के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहान वंश को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अबू धाबी के अग्निकुंड से जो है 4 वंशों का उदय होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? परमार होता है और 3 को का आप लोग को नाम बताना है, कमेंट में बता। चलो, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक हो जाता है जयनायक। कौन हो जाता है भाई? जयनाक। कौन हो जाता है? जयनाक। पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाते हैं जयनाक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित जो है नहीं है? अब्दुल रहमान, अमीर रासू, नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखा गया है। जगनिक, अहालखंड और नरपति नल्ला बताए थे विशल देव रासो के द्वारा लिखा गया है। देखो, जबकि हमीर रासो की रचना है सारगंधर। हमीर रासो की रचना क्या नाम है? सारगंधर। सारगंधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमार वंश। किसने? तोमार वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना जो है तोमार वंश अंगन पाल ने की थी। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में जो है तोमार वंश के राजा अंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है और बाद में जो है चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि दिल्ली यानी दिल्ली शहर की स्थापना जो है कालक्रम 11वीं शताब्दी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जजाक भूति प्राचीन नाम था किसका? तो जजाक भूति कहा जाता था बुंदेलखंड को। किसको? बुंदेलखंड को कहा जाता था जजाक भूति। क्या कहा जाता भाई? जजाक भूति। तो जजाक भूति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक पौत्र जयशक्ति या फिर तेजा जेजक के नाम से यह प्रदेश जो है जजाक भूति कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव आपका हो जाता है किस वंश का भाई? तो ये आपका जजाघूती से हो जाता है धंगदेव। कौन हो जाता है भाई? धंगदेव किस वंश का हो जाता है? जजाघूती वंश का हो जाता है। जजाघूती के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। धंग ने प्राग के संगम में विश्व की आराधना करते हुए जो है शरीर का त्याग कर दिया था, ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपने उत्तर को नीचे चयन करना है। यानी ये जो 4 गो दिया है ना लेखक का नाम, ये कौन सबसे पहले आया कौन बाद में आया इसके बारे में बताना है। देखो यशो वर्मा जो आया था, यशो वर्मा कौन? यशो वर्मा 925 में आया था। कब आया था भाई? 925 में। 925 में। धंग का है 950, धंग का है 950। उसके बाद विद्याधर का कितना हो जाएगा? विद्याधर का हो जाएगा 10 17, 10 16 17 होता है, 10 17 मान के चलो ना, चलो। और कृति वर्मा का हो जाएगा 10 59 60, यानी 10 60 मान लो। क्लियर रहेगा? क्लियर है? तो देखो सबसे पहले यशो वर्मा, यानी 3 पहले आएगा, 3 यहाँ पहले नहीं है, काट दो, हटाओ। उसके बाद कौन आएगा? 2, उसके बाद 2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 2। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में है क्या भाई? तो चित्तौड़ में है आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसको बनाया, यही मंदिर कौन बनाया था? तो ये मंदिर को बनाया था परमार राजा भोज। परमार वंश का राजा हो जाता है भोज, जिसको कहा जाता है, वो अथी भी है, श्लोक भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेलु। तो वो जो भोज है ना, वो राजा परमार वंश का ही था। परमार वंश अपने आप को महान ही मानते हैं हम लोग, छोड़ो क्या है दिक्कत है। परमार वंश का राजा भोज, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में जो है सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, उसके बाद प्राकृतिक व्याकरण, उसके बाद कुर्म शतक और श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी किसमें? तो उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर हुई था। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो पाल वंश का संस्थापक हो जाता है कौन? देवपाल है ना। पाल वंश का संस्थापक देवपाल या फिर धर्मपाल होगा, कौन है? अरे सॉरी, पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाता है। कौन हो जाता है? गोपाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का एक क्षत्रिय वंश था और वह जो है मतुआन बौद्ध मत का जो है मानने वाला था, मतुनुयायी था। अगला है औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो औदंतपुरी है बिहार में। कहाँ पे है? औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी। औदंतपुरी जिसको हम लोग अडंतपुरी भी कहा जाता है, अडंतपुरी भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक हो जाता है गोपाल, और गोपाल के द्वारा ही किया गया था। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से किसे सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने? तो धर्मपाल ने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर सी। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार जो है उसने 15 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में जो है उसने धार्मिक असहिष्णुता कट्टरता नहीं था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रमशिला प्राचीन बौद्ध
विद्यालय की स्थापना जो है बंगाल शासक पाल वंशीय शासक था धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में द्वारा कराया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला है कि उस पाल शासक का नाम बताना है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था। धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो विक्रम मामू को बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। विक्रम मामू को किसके द्वारा बनाया गया था भाई? धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। विक्रम मेरा मामा जी है इसीलिए हम बोले विक्रम मामू, ठीक है। अगला देखो, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विक्रम मामू को कौन बनाया है? धर्मपाल। जो धर्म के राह पे चलेगा वही विक्रम को बनाएगा। मेरा नाना जी धर्म के राह पे चलाता है, उसने विक्रम को बनाया। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस राजवंश के शासक द्वारा हुआ है? तो पाल वंश का शासक था। क्या नाम था? धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। जो धर्म का पूजा करेगा वही विक्रम को बनाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल नहीं, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? किसमें? बिहार में। किसमें? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। देखो, पाल वंश का शासक था धर्मपाल। कौन था? पाल वंश से बिलोंग करता था। क्या नाम था? धर्मपाल। बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त जो है न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में जो है इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो है विद्वान रक्षित, तेरीर और बिचोरन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपांकर आदि के नाम से प्रसिद्ध है। दीपांकर लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। आप लोग को बताना है कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति हुआ करता था? बख्तियार खिलजी किसका सेनापति हुआ करता था? कमेंट में तुम्हारा। अगला है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित विचार किए। मतलब बताना है कि बिहार में जो है ना, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसके बारे में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है। ठीक है, हो सकता है वर्तमान बांका जिले में हो सकता है। इसकी स्थापना पाल शासक गोपाल ने की थी। होय 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 होय, तभी बता रहे हैं सर, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि गोपाल के द्वारा नहीं बाबू, धर्मपाल के द्वारा। जो धर्म के रास्ते पे चलेगा वही विक्रम मामू को बनाएगा। क्लियर है? ठीक बताया था ना। तो ये गोपाल के द्वारा नहीं, गलत ये हो गया। यहाँ देखो, गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। अच्छा, कौन सा जिला देखे थे? भागलपुर जिला देखे, यहाँ बांका जिला बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। 1 नंबर भी गलत, 2 नंबर भी गलत, 1 नंबर भी गलत, 2 नंबर भी गलत। यहाँ 2 नंबर है नहीं, ये भी कट जाएगा। ये नहीं, वीक में से कैसे नहीं? यहाँ 2 गलत बता दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? इस तरह करके बनाना है। अगला देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोलो या फिर महाविहार बोलो, स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म के तंत्र यान शाखा वर्जियान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में जो है खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने जो है नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो गोपाल को चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से। किसको? गोपाल को। और नंदी वर्मन पल्लव मल को, यानी 2 को चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से। तो 2 और 4 किसमें है भाई? 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं।
और पल्लव शासक हो जाते हैं नंदी वर्मन। पल्लव मल को जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृति यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। पल्लव शासक परमेश्वरवर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने जो है उस वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लवमल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण वर्मा का पुत्र हुआ करता था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। मतलब पूर्व मध्य काल में जो है शिक्षा का केंद्र नहीं हुआ करता था, कौन सा है बताना है। तो पूर्व मध्य काल में देखो ये है प्राचीन का, ये है किसका, प्राचीन का है शिक्षा का केंद्र, जबकि ये सब जो है ये सब पूर्व मध्य काल के, अदंतुपुरी, विक्रमशिला, नालंदा ये सब पूर्व मध्य काल का है। और प्राचीन का अगर बोलता तो ये हो जाता राइट। तो प्राचीन का नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पूर्व मध्य काल नहीं है, पूर्व मध्य काल का ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है कहाँ पे भाई, ये वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी जिला में है। तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल में जो है तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार और राजवेद जीवक, कनिष्क का राजवेद चरक, बौद्ध का विद्वान वसुबंधु, चाणक्य, खुद चाणक्य आदि यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए हैं, यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वेदक और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी में गुप्तों के समय जो है नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अवस्थिति में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में जो है बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासक ने जो है इस बिहार को दान दिया था। पाल वंश के शासक हो जाता है धर्मपाल। उसने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। पाल वंश के काल में अदंतुपुरी में जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज की नींव रखी थी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। क्या, किसके द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है। दंती दुर्ग से संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था, महादान यज्ञ। और महादान को कहा जाता है हिरण्यगर्भ कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। अभी देखें दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। कमेंट में फेंक के मारो, थोड़ा सा कमेंट में फेंक के मारो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी पैदा हुआ था। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के अभियानों के क्रम में, मतलब इसका बाप जब अभियान कर रहा था, इसका बाप क्या कर रहा था, अभियान कर रहा था, मतलब युद्ध कर रहा था, तो उस समय सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष। कौन हुआ था, अमोघ वर्ष। इसका बाप लड़ाई कर रहा था, राष्ट्रकूट शासक था और इसका बाप लड़ाई कर रहा था। तब ये जो है सैनिक छावनी में इसकी मम्मी को रख दिया था और वहीं पे इनका जन्म होता है। क्या नाम है, अमोघ वर्ष। क्लियर है। चलो आगे देखो। आगे हो जाता है, देखो यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म जो है 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भवन नामक स्थान पर जो है सैनिक छावनी में होता है। उस समय इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय और उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद जो है वापस लौट रहे थे।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि महानतम प्रतिहार राजा था, महानतम प्रतिहार राजा था, तो प्रतिहार राजा हो जाता है मिहिर भोज। ये महानतम प्रतिहार राजा हो जाता है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 770 से लेके 810 था। महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से लेकर 910 हो जाता है। और हर्ष पुष्यभूति वंश का देखो हर्ष जो है पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से लेकर 647। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है गुर्जर प्रतिहार शासकों, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बारहा थी? आदि बारहा थी किसका? मिहिर भोज का ही। आदि बारहा किसका था उपाधि? मिहिर भोज का था। क्लियर है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्म अनुयायी था तथा उसका आदि बारहा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 38, इसको आप लोग पढ़िए। हम एक सेकंड में आते हैं, पढ़िए आप लोग, हम 1 सेकंड में खाली कैमरा देख लेते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है। या हम लोग को 38 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखो बोल रहा है कि राजा मिहिर भोज के संदर्भ में क्या सही है। ये वानभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। अच्छा, वानभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, अभी पढ़ा है ना भाई राजा मिहिर भोज के बारे में। ये तो वानभट्ट के नहीं, गलत हो जाएगा। यही वाला पूछ रहा हूँ, सही नहीं है, एक सही नहीं है, एक यहाँ पे भी है, ये भी सही नहीं है, यहाँ पे भी है, ये भी सही नहीं है, ये तो कट जाएगा। उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अच्छा, अच्छा, कन्नौज तो नहीं थी भाई, सॉरी कन्नौज थी, हाँ ठीक है, ठीक है, दूसरा नंबर सही मान लिया। अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा 3 तो है नहीं, 3 पहले ही कट गया ना, और ये वाला हम सही मान लिया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा लास्ट में? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसका हम लोग एनालाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी एनालाइज है कि सम्राट रामभद्र की रानी अंपा देवी से उत्पन्न होता है राजा मिहिर। किससे उत्पन्न होता है भाई? अंपा देवी से होता है। रामभद्र की बेटा है मिहिर भोज, जबकि वो बोल रहा था किसका? तो वो रहा था किसका? ये बोल रहा था नागभट्ट द्वितीय का पुत्र है। नागभट्ट द्वितीय का थोड़ी है भाई, रामभद्र का है, और अंपा देवी का पुत्र है। रामभद्र और अंपा देवी का पुत्र है मिहिर भोज। इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। इसने 836 ईस्वी में लगभग कन्नौज पर जो है कब्जा कर लिया था। उसने अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को, सही बात है। अरब निवासी अल मसूदी ने जो है 10वीं शताब्दी में गुजरात यात्रा की, और इसके विवरण में उसने गुर्जर प्रतिहार राज को अल जुर्ग तथा वहां के राजा को बोरा का। क्लियर है। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही राजा भोज की मृत्यु हो चुकी थी। चलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम को कालानुक्रम में संयोजित कर नीचे दिए गए उत्तरों को सही उत्तर को चुनना है। कौन पहले आया कौन बाद में आया? देखो महेंद्र पाल क्या हो जाएगा भाई? महेंद्र पाल कब आया था? तो महेंद्र पाल आया था 884-85 में। कब आया था भाई? 884-85 मान लेते हैं, 885। नागभट्ट कब आया था? तो नागभट्ट द्वितीय आया था लगभग 800 में। कब आया था? 800 में, 800 में। उसके बाद महिपाल आया था 900 से लगभग 910 मान लो, ठीक है, 910 12 मान लो, 910 12 14 मान लो ना, इस तरह कुछ कर लो, 10 12 के बीच मान लो, 10 12 के बीच। उसके बाद वतस राज आया था कब भाई? तो वतस राज आया था 770 75 770 मान लो ना, वतस राज।
तो देखो ना सबसे पहले कौन आया था, वतस राज, यानी 4 नंबर जो पहले में होगा ये ऑप्शन नंबर। क्लियर है, इसको थोड़ा सा देख लेना, इस तरह करके कलानुक्रम पूछता है भाई, तो डेट को थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। अच्छा, नागभट्ट है, देवपाल है, गुर्जर प्रतिहार सेन है, महेंद्रपाल है, भरत भट्ट नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों का शाखा से संबंधित था, होने के कारण जो है इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन के एहोल प्रशस्ति में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट हो जाता है। इस वंश का अन्य शासक हो जाता है वतसराज, नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल इत्यादि आते हैं। इस वंश के शासकों में भरत भट्ट का नाम नहीं आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरब यात्री था सुलेमान, क्या नाम था, सलमान नहीं सुलेमान। सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी, तो राजा भोज प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम के शासनकाल में ही अरब यात्री सुलेमान, सलमान नहीं सुलेमान भारत आया था। सुलेमान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भोज ने पश्चिम में अरब के प्रसार को रोक दिया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते हैं, तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते हैं। किसकी सभा को, कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज के समाज में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि उसने उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में जो है उनकी सभा को अलंकृत करते थे। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश मिलता है, मतलब कौन नया संवत चलाया था, कौन चलाया था, तो लक्ष्मण सेन ने चलाया था। किसने चलाया था भाई, लक्ष्मण सेन ने चलाया था। अच्छा इसका नाम क्या है, इसको कमेंट इफेक्ट में मारो, तो इसी के नाम से रिलेटेड है, ठीक है, कमेंट इफेक्ट में मारना है। लक्ष्मण सेन ने 1179 से 1206 में सेन वंश का शासक था। किस वंश, लक्ष्मण सेन किस वंश का शासक था, तो सेन वंश का था। कब आया था, 1179 में। कब तक रहा शासक बन के, तो 1206 तक। इन्होंने 28 वर्षों तक जो है शासन किया था। इसके द्वारा एक नए संवाद की रचना की गई, जिसको कहा गया, इसी के नाम पे रखा गया है। कमेंट में फेंक के मारो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवाद का प्रारंभ निम्नलिखित राजवंशों के द्वारा किया गया था। चौहान के द्वारा नहीं, प्रतिहार के द्वारा नहीं, पालों के द्वारा नहीं, सेन वंशों के द्वारा किया गया था। और सेन वंश का कौन राजा था, उसको कमेंट में फेंक मारो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखो बंगाल में क्षेत्र में था सेन वंश, कौन सा वंश, सेन वंश था, और उसको आरोही क्रम में बताना है। क्लियर है। बल्ला सेन दिया है, लक्ष्मण सेन दिया है, हेमंत सेन दिया है, हेमंत बाबू। अच्छा उसके बाद दिया है विजय सेन। अच्छा सेन वंश का संस्थापक माना जाता है किसको, सामंत सेन को। किसको, सामंत सेन को माना जाता है। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बनता है हेमंत सेन बनता है। कौन बनता है, हेमंत सेन बनता है। ठीक है। विजय सेन आता है कब, विजय सेन आता है 1095 में, लगभग 90-95 में आता है, 1095 में चलो ना, ये विजय सेन आता है। उसके बाद बल्लभ सेन आता है कब भाई, तो बल्लभ सेन आता है 1158 में। बल्लभ सेन कब आता है, 1158 मान के चलो ना, 1158 में, 58। क्लियर है। लक्ष्मण सेन आता है 1179 में। कब आता है, 79-80 में मान के चलो ना, 1180 में मान के चलो। ठीक है। तो देखो ना हेमंत सेन उससे पहले आता है ना, तो हेमंत सेन का जो बेटा था, हेमंत सेन का, उस बेटा का नाम था क्या, बेटा का नाम था विजय सेन। हेमंत सेन का बेटा क्या नाम था, विजय सेन। यानी
विजय सेन का शासनकाल अगर यदि सेन का शासनकाल अगर यदि 1095 है तो 1095 से पहले ही होगा हेमंत सेन, यानी 3 नंबर पहले आएगा। 3 नंबर पहले किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो, प्रख्यात इतिहासकार नाम है आर.सी. मजूमदार। क्या नाम है? आर.सी. मजूमदार। इन्होंने बताया है कि सेन वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? सामंत सेन हो जाता है। कौन हो जाता है? सामंत सेन हो जाता है। और उसके उपरांत जो है हेमंत सेन इस वंश का शासक बन जाता है। जब सामंत सेन की मृत्यु होता है उसके बाद हेमंत बाबू हमारे शासक बन जाते हैं। फिर सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक बन जाता है आपका विजय सेन। और कहा जाता है विजय सेन के बारे में कि हेमंत बाबू का ये बेटा हुआ करते हैं। ये शासक बनता है 1095 से 1158 तक रहता है, तथा वह हेमंत सेन का, किसका? हेमंत संत का पुत्र था। इसके पश्चात जो है बल्लभ सेन बनता है 1158 से 1279 तक। फिर लक्ष्मण सेन बनता है 1179 से लेकर 1206 तक सेन वंश का शासक हुआ। क्लियर है? इसका मतलब हेमंत सेन पहले आएगा, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? विधिवेता कौन थे भाई? इसको बताना है। विधिवेता कौन थे? इसको बताना है। देखो, मध्यकाल भारत के प्रसिद्ध विधिवेता हो जाते हैं कौन? ज्ञानेश्वर, उसके बाद और जीमूत वाहन। ये दोनों तो कंफर्म है, जीमूत वाहन और ज्ञानेश्वर। यानी 1 और 4 जिसमें है वही, उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। 1 और 4 जिसमें होगा वही आंसर होगा। 1 4 इसमें है और 1 4 इसमें है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। 1 और बी नहीं होगा। देखो 2 भी है। 2 का क्या है भाई? 2 है हेमाद्री। ये भी हो जाता है आपका प्रसिद्ध विधिवेता। यानी 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में। देखो क्लियर है? देखो, ज्ञानेश्वर, हेमाद्री एवं जितुन वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है मिताक्षरा वार्षिक से टीका ग्रंथ लिखा है। जीमूत वाहन ने जो है दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमाद्री ने जो है 13वीं शताब्दी में देवगिरी यादव बराबर के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ पर जो है अष्टांग हृदय पर टीका लिखा है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्भुज या फिर चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना की है। राज कार्यों के लिए जो है नियमों पर एक पुस्तक लिखा है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेता हो जाता है। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, फिर है विद्व शल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश और हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना किया है। बहुत सारा ग्रंथ है भाई, रट लेना ग्रंथों का नाम। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि हो जाते हैं और नाटककार हो जाते हैं राजशेखरवा के बारे में पढ़ रहे थे ना, किसके दरबार से संबंधित हैं? तो ये रहा करता था महिपाल के दरबार में और महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो राजशेखरवा के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सी पुस्तक? तो ये अभी देखे ना, काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी और विद्या साल भज्जिका, ये जो है तीनों पुस्तकें राजशेखरवा के द्वारा लिखा गया है। बाकी आपका प्रबंध चिंतामणि, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसको कमेंट में फेंक के मारिए। और अगर यदि ये नहीं आता है तो कमेंट में ये बोल दीजिए कि 48 का आंसर नहीं पता है बस। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, राजवंश एक तरफ दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है। प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, चोल का पता है ना, चोल का पता है ना भाई, चोल का पता है ना, चोल को मारो ना, क्या दिक्कत है? तो चोल का क्या हो जाएगा? देखो चोल यानी 2, यानी क्या है? 2। चोल की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। 2 का अ, 2 का ब नहीं होगा, 2 का स नहीं होगा, 2 का ब नहीं होगा, 2 का अ बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक ही को जानते थे।
कि चोल की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, तंजावुर कहा जाता था। कल ही पढ़ाए हैं, कल नहीं, इसके पहले वाले में, पुस्तक वाला से पहले वाला में। देखो देखो, अरे यार देखो, प्रतिहार वंश का संस्थापक हो जाता है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, प्रतिहार वंश का शासक। किंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्स राज को। किसको? वत्स राज को। उसके बाद प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज हो जाता है। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने किया। तंजौर यानी तंजावुर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है सियक द्वितीय को माना जाता है। परमारों की राजधानी धारा हुआ करती थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्नि कुलीन राजपूत हुआ करते थे। इस वंश का संस्थापक जो है मूल राज प्रथम हुआ करता था। सोलंकी की राजधानी जो है अहिल्यावाड़ हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफ दिया है राजा, एक तरफ दिया है राजवंश। एक तरफ क्या दिया है भाई? राजा दिया है, एक तरफ राजवंश दिया है, यानी नन्नुक, जय शक्ति, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय और भोज। अभी हम लोग देखे थे ना, भोज किसका है भाई? परमार का है। भोज राष्ट्रकूट का है क्या? नहीं रे भाई। जय शक्ति परमार का है क्या? हाँ, जय शक्ति चंदेल का है ना। नन्नुक चंदेल का है क्या? हाँ, नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक है, ठीक है, नन्नुक चंदेल का है, ठीक है। उसके बाद जय शक्ति चंदेल का है, परमार का नहीं है। जय शक्ति चंदेल का है, परमार का नहीं है, तो टू कट गया। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार का है नागभट्ट द्वितीय, यानी 3 और 1 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कौन सा सुमलित, कितने सुमलित है? कितने सुमलित है भाई? तो केवल 2। क्लियर है? नन्नुक चंदेल वंश का था संस्थापक, जय शक्ति भी चंदेल वंश का शासक था, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार का शासक था, जबकि भोज जो है ये परमार वंश का शासक हो जाता है। किसका? परमार वंश का शासक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसके द्वारा? नागभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई? नागभट्ट के द्वारा। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आता है आपका प्रतिहार। कौन आता है भाई? प्रतिहार वंश। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण जो है इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में हुआ है। वानभट्ट के हर्षचरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम हो जाता है। और ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार जो है नागभट्ट ने जो है अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की थी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला वो बोल रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझा हुआ था कौन कौन? पाल, राजपूत और गुर्जर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? चोल नहीं था सर। देखो, चोल नहीं था, एक काट दो तो ऑप्शन नंबर सी अपने आ जाएगा, ठीक है। चोलवा नहीं था, चोलवा नहीं लड़ाई कर रहा था, त्रिपक्षी सेना में नहीं था। देखो, हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय श्री आदि नामों से जो है अभिव्यक्ति किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए जो है 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियों पालवा आ गया, गुर्जरा आ गया, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में अंततः जो है प्रतिहारों की सफलता मिली थी, मतलब प्रतिहार जीत गए थे लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? प्रतिहारवा है, पालवा है, चोलवा नहीं है। अगला देखो, महोदय किसका पुराना नाम था? तो अभी देखें कन्नौज का ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? मथुरा क्या? नहीं, कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट शासक प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? देखो ये वाला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो किसने? गोविंद तृतीय ने। किसने? गोविंद तृतीय ने हराया था। किसको? नागभट्ट द्वितीय को। चलो अगला क्वेश्चन हो जाता है, देखो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी हुआ करता था। दक्षिण भारत में जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने के उपरांत उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में जो है गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को जो है ध्वस्त परास्त कर दिया। गोविंद की इस विजय का उल्लेख जो है संजन तथा राधनपुर ताम्रपत्र में किया गया है। गंतव्य है कि गोविंद तृतीय से पूर्व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गुर्जर क्या लिखा है? गुर्जर प्रतिहार वत्स राज को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित क्या है? नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह मध्यकालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान में अवस्थित शहर है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो बोल रहा है कौन सा उत्तर प्रदेश में, अच्छा कौन सा उत्तर प्रदेश का है, ये वाला पूछ रहा है ना। अच्छा देखो पोल जो है कोई ये अलीगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद महोत्सनगर जो है महोबा में है, ये भी ठीक है, ठीक है। महोदय जो है इसका पूरा नाम कन्नौज, ये भी ठीक है। जेजाघुती जो है कौशाम्बी नहीं है, बुंदेलखंड का एरिया वाला था, बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और वही बोल रहा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सम्मिलित आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो किसने? जय सिंह सिद्धराज ने। किसने? जय सिंह सिद्धराज ने। गुजरात का चालुक्य शासक था जय सिंह सिद्धराज, एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफीक का कहना था कि खंभात में तोड़ी गई मस्जिद मीनारों के पुनर्निर्माण के लिए जो है उसने 1 लाख बलौत्र यानी मुद्राएं, बलौत्र कहा जाता था पहले मुद्राओं को, तो मुद्रा दी थी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा भाई? तो परमार वंश का संस्थापक इसमें से एक को नहीं है, तो परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? परमार वंश की स्थापना जो है किया गया था किसके द्वारा? तो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम उपेंद्र के द्वारा अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो 2 नाम आता है, उपेंद्र और कृष्णराज, सॉरी कृष्णराज के नाम व्यक्ति ने किया था। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न को भी कनकपाल जो है मतलब यूपी पीसीएस में जब पूछा गया था ये क्वेश्चन को कि परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर बताया था कनकपाल। क्या बताया था भाई? कनकपाल। लेकिन परमार वंश का संस्थापक हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? उपेंद्र के बारे में या फिर कृष्णराज के बारे में। क्लियर है? तो अब कभी भी एग्जाम होगा ना और ये वाला कनक राज अगर यदि पाल यदि ऑप्शन में रहेगा तो इसको मार के आना है, क्योंकि यूपीपीसीएस सही माना है इसको। पता नहीं लोग किताब तो पढ़ता है, किताब पढ़ता है तो कौन सा किताब पढ़ लेता है कि लोग को अलग अलग मिल जाता है, हम लोग को अलग मिलता है। इन लोग अपना वाला आंसर तो दे देता है, हम लोग वाला गलत कर देता है, कटअप से हम लोग नीचे रह जाते हैं, घर में डांट सुनते हैं अलग से। चलो अगला देखो, राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पे? तो धारा पर, क्योंकि इन लोग की जो राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी हुआ करती थी। राजा भोज परमार का शासक था। परमारों का शासक के पहले उज्जैन हुआ करता था, उसके बाद तत्पश्चात जो है राजधानी धारा नगरी में स्थानांतरित कर दिया गया। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात जो है विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा, ये वाला इसको पढ़ लेना है। क्लियर है? हालांकि ये सब नहीं पूछेगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोरा निम्नलिखित में से किसने काल्पनीय वैज्ञानिक उपकरणों पर जो है पुस्तक लिखी है? तो किसने? भोज ने लिखा है। क्या लिखा है? पुस्तक लिखा है। परमार वंशीय शासक हो जाता है राजा भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर जो है लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है युक्ति कल्प तरु। उसके बाद है
रांग शूद्राधार और भोज ने जो है युक्त कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंडाभरण सिद्धांत संग्रह योग सूत्र वृत्ति और फिर है राजमर्तन विधा विनोद तथा चारुचर्य इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हो जाता है। प्रारंभ में जो है आयोग ने इसका उत्तर जो है ए को माना था परंतु अपने संशोधित उत्तर में उसने देखो यूपीपीएससी यूपी यूडीए और एलडीए इसका कुछ पेपर होता है, इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन इसका कुछ पेपर होता है। तो जब आयोग जब आंसर दिया ना तो पहले बोला कि भोज के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बाद में जब क्या बोलते हैं इसको अपना आंसर की को सुधार के भेजा जब तो बोला कि नहीं इसने लिखा है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? एक पर्सन के दो मतलब आप ही कन्फ्यूज होना है। मतलब आप लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन निकाल जब रहे हैं, क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो इसका तो आंसर भी साथ में रखे होंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बार आप लोग बता रहे हैं कि राजा भोज होगा, एक बार आप लोग बता रहे हैं कि गोविंद राज होगा। मतलब आप लोग को खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। एक तो भाई जो भी एग्जामिनर है, जो एग्जाम क्वेश्चन को सेट करता है, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो भाई पहले आंसर को सोच लो कि एक ही को आंसर देना है, गलत हो चाहे सही हो, आगे आंसर नहीं सुधार के नहीं भेजना है। और अगर मेरा तो कहना यही है कि अच्छा ढंग से पढ़ लो पहले, उसके बाद ही आप लोग आंसर को छापा करो और आंसर के को दिया करो। क्योंकि बच्चा भाई डिप्रेशन में चल जाता है जब क्वेश्चन वह गलत दिखता है ना, जब हम भी जब चेक करते हैं, जब हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये साला ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन हो जाता तो हो जाता है, इस तरह सोचते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है जब क्वेश्चन बनाते हैं भाई तो सही ढंग से बनाया कीजिए, और नहीं बनाना है तो भाई छोड़ दीजिए, नहीं बनाना है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 62। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 62 वो राय की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भूमि धरण भूमि राजस्व कल्प विकल्प प्रणाली का नाम बनाम क्षेत्र है। मतलब एक तरफ प्रणाली दिया है और उसका क्षेत्र दिया है। रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ पे है? मद्रास में है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। वो राय सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो रैयतवाड़ी है मद्रास के क्षेत्र में, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्र में। महलवाड़ी है उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रांत पर। लेकिन तुल्लुकदारी प्रणाली जो है मुंबई में नहीं है पगला। ये कहाँ पे है भाई? तो ये आपका हो जाता है बम्बई में ना, बम्बई में नहीं है। देखो बम्बई प्रेसिडेंसी में मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था है। क्या है बम्बई में? क्या है? रैयतवाड़ी है। वही मद्रास बम्बई पहले का नाम था मद्रास ना, पूरे एरिया का, चेन्नई फिरने सब आता था उसमें। तल्लुक दरी जो है शब्द वहां विशिष्ट राजस्व प्रणाली के रूप में नहीं अपनाया गया है, इसलिए विकल्प डी जबकि अन्य अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ये तुल्लुकदारी जो है ये अवध क्षेत्र के लिए, किसके लिए है? अवध क्षेत्र के लिए, अवध क्षेत्र के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? अगला क्वेश्चन हो जाता है भोजशाला मंदिर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती की। किसकी है? भगवती सरस्वती की। भोजशाला मंदिर कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश के धार जिले में है, धार जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो है बग देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री यानी स्थापित है। गंतव्य है कि भोजशाला का निर्माण जो है परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला मंदिर कमाल मोना मस्जिद परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक नहीं हो जाता है आपका गंगेह देव, बाकी उपेंद्र हो जाता है, मुंज हो जाता है, उदयादित्य हो जाता है परमार वंश का शासक। अगला देखो गंगे देव जो है कलचुरी वंश से बिलोंग करता था। किसे? गंगे वंश जो है कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो जाने के पश्चात जो है इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। उपेंद्र, मूंज
और उदयादित्य, ये सभी जो है परमार वंशीय शासक हो जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी एक अरबी यात्री हो जाता है जो 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी की सेना के साथ जो है भारत आया था। इसने अपनी भारत यात्रा का विवरण जो है एक किताब लिखा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा। इसने अपने विवरण में जो है कलचुरी शासक गंगेदेव विक्रमादित्य और उनकी राजधानी त्रिपुरी यानी त्रियु का जो है उल्लेख किया है। चलो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान दिया है और एक तरफ क्षेत्र दिया है। प्रसिद्ध स्थान में है बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति। तो देखो खजुराहो कोई दिक्कत नहीं है, शिरडी, तिरुपति, कोई एगो मिलान करो ना भाई, इसका ऑप्शन जो देख लेते हैं ना। बोध गया मालवा के क्षेत्र में क्या? नहीं। खजुराहो कहाँ हो जाएगा? मालवा के क्षेत्र में हो सकता है, खजुराहो को डाल सकते हैं। यानी 2 का 3 देखो ना। अच्छा ये बोल रहा है कौन सा सुमिलित है। अच्छा ये मिलान करने नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन सा सुमिलित है। ठीक है, बोध गया बघेलखंड हो सकता है। कौन सा सुमिलित है ना, एक मिनट। बोध गया जो है बघेलखंड में तो नहीं है भाई, यानी 1 नंबर तो सही नहीं होगा। क्या होगा? 1 नंबर तो सही नहीं होगा। ठीक है, 1 नंबर क्या होगा भाई? सही नहीं होगा। यानी 1 नंबर जहाँ पे है वो क्या होगा? कट जाएगा। 1 नंबर यहाँ है, कट जाएगा। 1 नंबर यहाँ नहीं है, चलो हो सकता है। अगला देखो, खजुराहो बुंदेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड यानी 2 नंबर सही है। 2 नंबर सही है, यानी ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ठो। उसके बाद यहाँ पे भी है, सी में भी है, तो ठीक है। उसके बाद बोध गया कहाँ है भाई? देखो ना भाई, यहाँ पे बोध गया कहाँ है? बिहार में है ना। बोध गया कहाँ है भाई? बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में। खजुराहो बुंदेलखंड। शिरडी है महाराष्ट्र में। शिरडी कहाँ है? शिरडी साईं बाबा है ना, तो शिरडी साईं बाबा है, तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भाई? राज्य का तो नाम ही नहीं दिया ना, इसमें थोड़ा सा लोचा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खजुराहो देखे ना, खजुराहो हो जाएगा बुंदेलखंड, यानी 2 सही है। शिरडी विदर्भ में है क्या? नहीं, शिरडी विदर्भ में नहीं है। 3 नंबर जहाँ है उसको काट दो। 3 नंबर यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। 3 नंबर यहाँ नहीं है, डी और सी में आप निकालना है। उसके बाद नासिक मालवा, ये मालवा यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ना, और नासिक हो जाएगा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। तो नासिक मालवा, ये 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। यानी 4 नंबर जहाँ है उसको भी काट दो। 4 नंबर यहाँ है, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो बोध गया बिहार लिखा है, लेकिन बोध गया का मिलान हम लोग किसे करेंगे भाई? बताओ। बोध गया बिहार में होगा ना, ठीक है। खजुराहो हो जाएगा बुंदेलखंड वाला एरिया, शिरडी हो जाएगा अहमदनगर महाराष्ट्र वाला एरिया, नासिक हो जाएगा महाराष्ट्र, और तिरुपति हो जाएगा रायल सीमा यानी आंध्र प्रदेश। अगला है गढ़वों के रचयिता कौन है? गढ़वों के क्या थे भाई? अरे भाई आज हमको पूछ रहा था कोई कि गढ़वाहो क्या था। ओहो, गढ़वाहो क्या था, एक टाइटल है। तो ये गढ़वाहो के रचयिता कौन आ जाते हैं भाई? ये हो जाते हैं आपके कन्नौज राजा यशोवर्मन। वाकपति गढ़वाहो के रचयिता कौन होते हैं? वाकपति। गढ़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाकपति की रचना है। गढ़वाहो एक पुस्तक है, कौन लिखा है भाई? वाकपति के द्वारा लिखा गया है। जो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उसके राजश्रित कवि हुआ करते थे वाकपति। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है। अरागट्टा के बारे में पूछ रहा है क्या? ओए होए होए, 2016 में पूछा था अरागट्टा के बारे में ना, और 2025 में भी पूछा है अरागट्टा के बारे में भाई, ध्यान में रखना है। 2025 में शायद पूछा है, 2025 में या 26 में पूछा है। मध्यकालीन
क्या बोल रहा है, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरगट्टा किसे नियुक्त करता है। अरगट्टा भूमि की सिंचाई के लिए जल चक्र हुआ है होता है, वाटर हिल होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, कुआं खोदा जाता है और उसके अंदर जो है कुछ कुछ टीन का नहीं, मिट्टी का ही शायद बना रहता है और पानी निकालने के यूज में आता है और उस तरह चक्कर आता है, उस तरह करके नेट में सर्च कीजिएगा अरगट्टा तो आ जाएगा फिगर तो। और मतलब बेल्ट जो है कुआं के चारों तरफ घूमता है और पानी ठो इस तरह करके निकलता है और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अरगट्टा के बारे में जो है 2025 या फिर 26 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ध्यान में रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कश्मीर का अकबर नाम में प्रसिद्ध सुल्तान था कौन भाई, तो सुल्तान जैनुल आवेदीन। सुल्तान जैनुल आवेदीन अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं समसामयिक कार्यों के लिए जो है सुल्तान जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ अनुवाद कराया था। श्रीभट्ट और मंजूर बिना अहमद जैसे वेदों का संरक्षण प्रदान किया था। चलो अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का नाम था क्या भाई, क्या नाम था, शाही खान। क्या नाम था, शाही खान नाम हुआ करता था। देखो 1420 ईस्वी में, कब 1420 ईस्वी में आली शाह का भाई था शाही खान। जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हो जाता है और वह धार्मिक दृष्टि से जो है अत्यधिक सहिष्णु हुआ करता था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण ही उनकी तुलना जो है मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उन्हें हिंदुओं पर लगने वाला जो है जजिया कर को हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक हो जाता है। उसने, अच्छा क्वेश्चन है कि जजिया कर को सबसे पहले कौन भारत में लागू किया था। इसको क्वेश्चन फेंक में मारो, कॉमेंट में फेंक के मारना है। गो हत्या को जो है निषिद्ध कर दिया था। उसके समय महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी तथा फारसी में अनुवाद किया गया था। मतलब इस सब पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश कार्टक हो जाएगा, ठीक है, कार्नाट लिखा है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो न्यायदेव। कौन हो जाएगा भाई, न्यायदेव हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक हो जाएंगे न्यायदेव। 1097 से 1197 तक चला था। वह एक महान योद्धा था। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी जो है सिमरागढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है 1057 से लेकर 1325 मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब ये जो 1097 से 1325 था, इसको मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है। तो ये अंतिम शासक हो जाता है हरि सिंह हो जाता है, हरि सिंह हो जाता है। कर्नाटक का अंतिम शासक हो जाता है हरि सिंह देव या हरि सिंह। 1295 से लेकर 1296 तक था, मतलब 1365 तक। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक हुआ करते थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में कुरुशपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का जो है शिलालेख प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में जो है रचित यह अभिलेख 39 व्यक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। मतलब सोमेश्वर के द्वारा ग्राम को दान में दिया गया था, उसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है। चलो भाई, हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक को, मतलब चैप्टर क्या बोलते हैं, एक प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मीडियमल में नहीं आएंगे, डायरेक्ट मॉडर्न में आएंगे। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो सबको देख रहे होंगे। तो भाई अच्छा से पढ़िए, याद कीजिए, जो चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। और हम लोग मिलेंगे अब मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक के लिए जय हिंद।